इस वीडियो में हम अपना हिंदुस्तान कहाँ है कविता के अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो जानते हैं इस अभ्यास कार्य को कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो देखते हैं अपना हिंदुस्तान कहाँ है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का दिया है। हम सब मद में झूम रहे हैं। तो हम सब किस मद में झूम रहे हैं? भूमंडलीकरण के मद में झूम रहे हैं। दूसरा दिया है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो धन के कोष भरे होने पर भी हमें संतोष नहीं है। आगे देखते हैं। आगे दूसरे नंबर के प्रश्न में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, जनसेवा का खालिस्तान कहाँ है? तो इसका उत्तर है जनसेवा का भाव। जनसेवा का भाव कहाँ है? दूसरा है, साक्षरता का खालिस्तान में क्या आएगा? आंदोलन है, चिंतन का विस्तार नहीं है। अगला है, टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में बात बंद है। गा नंबर का है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। आगे देखते हैं। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, हम सारी दुनिया किन साधनों से घूम रहे हैं? उत्तर है, हम सारी दुनिया टीवी टेलीफोन से घूम रहे हैं। साक्षरता से क्या आशय है? उत्तर है, साक्षरता से यह आशय है कि सभी जन सामान्य स्तर पर पढ़ना लिखना सीख जाएं। गा नंबर का प्रश्न है, भूमंडलीकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, भूमंडलीकरण का परिवार पर यह प्रभाव पड़ा है कि वे बिखर गए हैं, पारिवारिक समरसता समाप्त हो गई है, आपसी संबंध टूट चुके हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते, उसमें आपसी संबंध समाप्त हो चुके हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है, मन को जो आंदोलित कर दे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, मन के भावों को बदल देने वाली काव्य धारा मिट चुकी है। मन में देश प्रेम, समता, एकता, मर्यादा पालन, अन्याय की समाप्ति, न्याय की प्राप्ति के लिए जन जन में हलचल पैदा करने के लिए काव्य रचना करना क्यों रुक गया है? आखिरी प्रश्न है, धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है? का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हैं। देश, समाज एवं जन की उन्हें चिंता नहीं है, वे धन लोलुप बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कवि का संकेत किस ओर है? उत्तर है, हिंदुस्तानी धन कमाने की चेष्टा से देश छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग विदेशों में कर रहे हैं, जिससे वे देश संपन्न हो रहे हैं। उन देशों की संस्कृति और सभ्यता उन लोगों पर प्रभाव डाल रही है। वे अपने देश,
अपना समाज, अपनी संस्कृति, सभ्यता को भूल चुके हैं। यही इस पंक्ति का आशय है। अगला प्रश्न है, कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है कविकुल गुरु कालिदास, राजा भोज, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, रहीम और रसखान आदि कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर, टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में बात बंद है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। खा नंबर का है, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। राम राज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। जो ये 1 और 2 नंबर के उत्तर दिए गए हैं, इसी में इस व्याख्या का अर्थ छिपा हुआ है। उन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। पहले हम अभ्यास कार्य के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो ये उच्चारण करने वाला कार्य आप खुद कीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। हिंदुस्तान, तो इसको सही करके लिखना है, वो दिया गया है। इसको आप देख के सही कर सकते हैं, ये शुद्ध वर्तनी में दिया हुआ है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि क्या है इनका वाक्य प्रयोग। संस्कार, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। अगला शब्द है आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के लिए जन आंदोलन अनिवार्य है। अगला है वैभव, भारतीय लोग भौतिक वैभव प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों को पलायन करते जा रहे हैं। अगला है राजनीति, आज देश की राजनीति सही दिशा से भटक गई है। अगला है शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य विस्तृत होना चाहिए। प्रश्न 4 है, इस कविता में योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो योजक चिन्ह जानते हैं आप सब लोग, जो बीच में ये डैश के जैसे बना हुआ है उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे ये बीच में बना हुआ है ना, तो इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ऊंचे ऊंचे, इनके बीच में जो लगा हुआ है, जन जन, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े, जन्म जन्म, देव विधान, जनसेवा, राम राज। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, खोज विदेशी शब्दों हैं जो दूसरी भाषा से लिया गया है। ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आगत शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें आगत शब्द छांटने हैं, विश्व, ताकत, जरा, सकल, फूहड़, वैभव, टीवी, टेलीफोन। इनमें से आगत शब्द है ताकत, जरा, फूहड़, टीवी, टेलीफोन। अगला प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है, भूमंडलीकरण के युग में, पहला पद्यांश है, भूमंडलीकरण युग में अब अपनी पहचान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में
अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं। टीवी टेलीफोन से सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है। जन जन में जो फैल रही है, उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है। बड़ी बड़ी खोजें सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो शब्दार्थ दिए गए हैं ये। फिर इसके बाद इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अपना हिंदुस्तान कहाँ है नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता दयाल सिंह पवार हैं। प्रसंग है, इस पद्यांश में बताया है कि हम अपनी संस्कृति को इस भूमंडलीकरण के कारण भुला चुके हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी कि क्या है व्याख्या। कवि कहता है कि आज हम भूमंडलीकरण के इस युग में अपने हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की संस्कृति से होने वाली पहचान समाप्त हो रही है, उसे भुला दिया है। इस युग में अब यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हिंदुस्तान की खोज करें कि उसका सारे विश्व में अस्तित्व है भी अथवा नहीं। हम सभी भूमंडलीकरण के मद में मतवाले हो गए हैं। टीवी और टेलीफोन पर ही सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकारी अपूर्ण है, अवास्तविक है। सामान्य स्तर तक शिक्षा का प्रसार करने का आंदोलन चलाया हुआ है, परंतु उस शिक्षा का प्रसार, विस्तार, चिंतन नहीं। परंतु इस शिक्षा में संकीर्णता है। सभी लोगों को दी जाने वाली इस शिक्षा से शिक्षार्थियों को संस्कारवान नहीं बनाया जा रहा है। संस्कार विहीन शिक्षा लोगों का कल्याण नहीं कर सकती। सारे विश्व में बड़ी बड़ी खोजें की जा रही हैं, लेकिन लगता है कि अपना हिंदुस्तान तो कहीं खो गया है, उसका विश्व गुरुत्व चला गया है। इसलिए अब हम सब अपने हिंदुस्तान को इस विश्व में खोज निकालें। अगला दूसरे नंबर का है पद्यांश है, महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं। बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार पड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में बात बंद है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो देव विधान कहाँ है। आओ खोजे सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसके ये शब्दार्थ दिए हैं। संदर्भ इसका पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग है, कवि ने बताया है कि आज हिंदुस्तान की पारिवारिक समरसता टूट गई है। व्याख्या है, बड़े बड़े शहरों में आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन भवनों में ध्यान से झांक कर देखें तो पता चलता है कि इनमें रहने वाले परिवार बिखर गए हैं, वे अलग अलग रह रहे हैं। सम्मिलित परिवारों का रूप समाप्त हो गया है। टीवी और टेलीफोन पर भी बातचीत कर ली जाती है, लेकिन परिवार के सदस्य परस्पर बातचीत नहीं करते।
आज के कवियों द्वारा रचित कविताओं में बिखरे परिवारों के टूटे छंद दिख पड़ते हैं। भारत की संस्कृति देवताओं द्वारा विकसित की गई है, परंतु उस संस्कृति के देव विधानों का पालन नहीं हो रहा है। जन्म जन्मांतर के बंधनों का विधान लगता है समाप्त कर दिया गया। अतः आज आवश्यकता है इस बात की कि हम इस विश्व में अपने खोए हुए बिखरे हुए हिंदुस्तान को खोजें। अगला तीसरा पद्यांश है। यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मदघोष कहाँ है। धन के कोष भरे हैं लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है। राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। राम राज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। कितने ही अपहरण हो रहे किंतु कहो हनुमान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। ये इसके शब्दार्थ दिए हैं। संदर्भ है पूर्वानुसार। प्रसंग है कवि कहता है कि हमारे वेद मंत्रों की कोमल ध्वनि लुप्त हो गई है। विविध यंत्रों का आविष्कार करके मानव जाति को भयभीत बनाया जा रहा है। व्याख्या है कवि अपनी वाणी से लोगों का आह्वान करता है कि आज विनाशकारी यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, लेकिन उन यंत्रों में वैदिक मंत्र की सी कोमल ध्वनि नहीं है। वेद मंत्रों में मृदु ध्वनि घोष में जन कल्याण का संदेश गूंजता था। आज लोगों के पास अकूत संपत्ति है, उनके खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन इन धनपतियों में संतोष नहीं है। वे अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में नए नए तरीके अपना रहे हैं। राजनेताओं ने आज भी राजनीति को कूटनीति में बदल दिया है, जिसकी कुचाल से स्वार्थ पूरा करने में वे लगे हुए हैं। इन राजनेताओं में जनसेवा का भाव नहीं है। आज़ादी के बाद राम राज की स्थापना का सपना टूट चुका है। राम राज की स्थापना का सपना टूट चुका है। राम राज का केवट नाव चलाकर स्वधर्म का पालन करने वाला पता नहीं कहाँ छिप गया है। समता और एकता विलुप्त हो चुकी है। समाज में अनेक कुकृत्य हो रहे हैं। अपहरण से मर्यादाओं को कुचला जा रहा है। इन मर्यादाओं की रक्षा आवश्यक है। इसके लिए हनुमान सरीखे बुद्धिमान विवेक बलवान की जरूरत है, परंतु वे कहाँ हैं। प्रत्येक हिंदुस्तानी में उसी विवेक और बल की आवश्यकता है। अतः कवि आह्वान करता है कि इस सारे संसार में अपने गौरवपूर्ण हिंदुस्तान की खोज करें। अगला पद्यांश है। कवि कुल गुरु की सूजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है। फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुर श्रृंगार कहाँ है। मन को जो आंदोलित कर दे कविता की वह धार कहाँ है। भोजराज की कविता वाला वैभव व विस्तार कहाँ है। तुलसी सूर निराला दिनकर रहीम रसकान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। देखते हैं इसका व्याख्या इसकी क्या है। प्रसंग इसका भारतीय साहित्यिक धरोहर की रक्षा करने और उसके विकास के लिए कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में सभी जनों का आह्वान किया है। व्याख्या है आज कवि कुल गुरु कालिदास की सी काव्य रचना करने की शक्ति पैदा करने के पवित्र संस्कार कहाँ छिप गए हैं। मिठास भरा श्रृंगार रस तो आज के फूहड़ गीतों में खो गया है।
मन में उत्साह भर देने वाली कविता की धारा ही कहीं विलुप्त हो गई है। साथ ही राजा भोज जैसे साहित्य प्रेमी नहीं दिखते हैं, जिन्होंने कविता के साहित्यिक विकास का विस्तार दिया था। आज तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे महान कवि भी जन्म नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने जन जन में परस्पर आदर्श, प्रेम, समता, महानता और राष्ट्रीय एकता के भाव लोगों में भरने के लिए काव्य की रचना की। रहीम और रसखान जैसे आदर्श एवं जन कवियों का सर्वत्र अभाव और कमी दिख रही है। आज वास्तव में ऐसे अपने हिंदुस्तान की विश्व भर में खोज करनी है कि अब वे कहाँ हैं। तो इस अभ्यासकार को ज़रूर देखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।